नमस्कार दोस्तों। किसी भी सब्जेक्ट्स का पढ़ाई शुरू करने से पहले उसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि सिलेबस के माध्यम से ही आपको यह पता चलता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हमने बीए सेमेस्टर 1 का हिस्ट्री में जो सिलेबस है उसके ऊपर चर्चा की है, ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। और दूसरी बात कि जो कंटेंट्स आपको पढ़ना है उसके लिए कौन सा बुक्स आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रहेगा, इसके बारे में भी हमने इस वीडियो में आप लोगों को बताया है। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका हमने जिक्र किया हुआ है, तो आप लोग उसे भी अच्छे तरीके से देख लें। तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं कि बीए सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस के कंटेंट्स पर चर्चा करने से पहले आप लोगों को यह जानना ज़रूरी है कि सेमेस्टर 1 में कुल कितने पेपर आप लोगों को पढ़ना होता है। तो दोस्तों, सेमेस्टर 1 में कुल 4 पेपर आप लोगों को पढ़ना होता है। कोर पेपर और जी पेपर और एईसीसी पेपर। कोर पेपर में 2 कोर पेपर पढ़ना होता है, कोर 1 और कोर 2, और एक जी पेपर होता है और एक होता है एईसीसी पेपर। तो जी पेपर आप लोग अपने पसंद के अकॉर्डिंग जो होता है रखते हैं। मान लीजिए कि अगर आपका हिस्ट्री कोर पेपर है तो आप पॉलिटी भी आपका जी पेपर हो सकता है, ज्योग्राफी भी आपका जी पेपर हो सकता है, इकोनॉमिक्स भी आपका जी पेपर हो सकता है, इंग्लिश भी जी पेपर हो सकता है और हिंदी भी जी पेपर हो सकता है। इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट हैं जो आपके जी पेपर हो सकते हैं। और फोर्थ है एईसीसी पेपर, जो सबके लिए अनिवार्य होता है, चाहे उसका कोर पेपर कुछ भी हो, वो सबको जो है एईसीसी पेपर सेमेस्टर 1 में कोई भी एक लिटरेचर पेपर लेके रखना होता है। तो ये कुल 4 पेपर जो है वो सेमेस्टर 1 में आप लोगों को पढ़ना होता है। अब आइए देखते हैं कि कोर पेपर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर कोर 1 की बात करें तो कोर 1 का जो पेपर का नाम है वो आपका है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ईयरली टाइम्स टू मौर्य एज, है ना। कि प्राचीन भारतीय इतिहास जो पढ़ना है आप लोगों को वो प्रारंभ काल से मौर्य काल तक ही पढ़ना है ना। ये ध्यान रखें आप लोग। तो ये हो गया पेपर का नाम। क्योंकि ये आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब एग्जामिनेशन फॉर्म आप भरेंगे तो वहाँ पेपर का नाम पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखें कि पेपर का नाम क्या है आप लोगों का। तो पेपर 1 अर्थात कोर 1 का जो नाम है वो है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ईयरली टाइम्स टू मौर्यन एज। अब आइए देखते हैं इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है जोग्राफिकल बैकग्राउंड, मेजर रूट्स एंड कम्युनिकेशन, इन्वायरमेंट, पीपुल्स एंड लैंग्वेजेस। अर्थात इसमें जानना क्या है कि भारत की जो भौगोलिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानना है, प्रमुख मार्ग और संचार के बारे में जानना है, पर्यावरण के बारे में जानना है, लोग और उनकी भाषाओं के बारे में आप लोगों को जानना है। ये मतलब कुल पहला टॉपिक है आप लोगों का। सेकेंड टॉपिक है आप लोगों का प्री हिस्ट्री। इसमें जो आप लोगों को पढ़ना है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। इसमें मीनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंशन आप लोगों को पढ़ना है। तो ये दूसरा टॉपिक हो गया आप लोगों का। तीसरा टॉपिक है आप लोगों का सोर्सेस एंड अप्रोचेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और उसका दृष्टिकोण। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हर बार सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आप लोग अच्छे से देखें। और फोर्थ टॉपिक है आपका प्रोटो हिस्ट्री, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, फीचर्स एंड डिक्लाइन, अर्थात आद्य इतिहास। ये आद्य इतिहास में हड़प्पा सभ्यता आता है ना, इसलिए ये हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ना है। इसमें हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के बारे में जानना है, हड़प्पा सभ्यता का वितरण अर्थात उसका विस्तार कहाँ तक था वो जानना है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषता के बारे में जानना है और हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ ये आप लोगों को जानना है। अब फिफ्थ टॉपिक है आप लोगों का द वैदिक सिविलाइजेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड रिलीजियस इज रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर। आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में जानना है, उसके समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति और धर्म के बारे में जानना है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है इज रिफ्लेक्टेड इन वैदिक लिटरेचर, अर्थात कि वैदिक ग्रंथों में जो इस सभ्यता के बारे में बताया गया है उसी के संदर्भ में आप लोगों को इस सभ्यता के बारे में जानना है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखें कि वैदिक सभ्यता की मतलब संपूर्ण जानकारी जो हम लोगों को मिलती है वो वैदिक ग्रंथों से ही मिलती है, इसलिए यहाँ पे ऐसा लिखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का आयरन एज,
कल्चर्स विथ अ स्पेशल रेफरेंस टू पेंटेड ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर्ड। और एक मेगालिथ है ना। इसमें कुल मिला के दो चीज़ पढ़ना है आप लोगों को। लौह युग की संस्कृतियाँ पढ़नी है, जिसमें आप लोगों को चित्रित ग्रे वेयर और उत्तरी काले पॉलिश वेयर संस्कृति के विशेष संदर्भ में ही आप लोगों को लौह युग की संस्कृतियों को पढ़ना है। और इसके साथ साथ आप लोगों को महापाषाण संस्कृति के बारे में भी पढ़ना है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलीजियस मूवमेंट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, अर्थात धार्मिक आंदोलन जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में आप लोगों को जानना है। ये दो धर्म के बारे में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में जानना है। नेक्स्ट टॉपिक है द राइज ऑफ मगध इज ए पैरामाउंट पॉलिटिकल पावर फ्रॉम हर्यक डायनेस्टी टू नंदा डायनेस्टी, अर्थात मगध साम्राज्य का उदय या उत्कर्ष कैसे होता है, इसके बारे में आप लोगों को जानना है। कहाँ से कहाँ तक? हर्यक वंश से लेकर के नंद वंश तक, है ना। क्योंकि मौर्य वंश इसके आगे का वंश है और वो बहुत बड़ा साम्राज्य था, उसके लिए उसके बारे में अलग से टॉपिक दिया हुआ है। इसलिए जब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष की बात हम लोग प्रारंभ में करते हैं तो वो हर्यक वंश से नंद वंश तक ही उसका जिक्र करते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक है द मौर्यन एम्पायर। इसमें पढ़ना है आप लोगों को चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में, लाइफ एंड अचीवमेंट्स, धम्मा ऑफ अशोक अर्थात अशोक के धम्म के बारे में पढ़ना है, कॉन्सेप्ट एंड प्रोपेगेशन पढ़ना है, इसमें मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है अर्थात कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में पढ़ना है आप लोगों को। एंड नेक्स्ट लास्ट है डिक्लाइन अर्थात मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये आप लोगों को जानना है इसमें। एंड लास्ट टॉपिक है अलेक्जेंडर्स इन्वेशन एंड इट्स इम्पैक्ट, अर्थात सिकंदर का आक्रमण और उसका प्रभाव। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया वो किस तरीके से किया, कहाँ कहाँ किया, है ना, और उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, ये आप लोगों को जानना है। तो इस तरीके से ये कोर पेपर में जो है कुल 8 टॉपिक आप लोगों को मूल टॉपिक है, इसके अंदर कई सारे सब टॉपिक्स हैं, ये जो आप लोगों को जानना है। और दोस्तों इसके लिए आप लोग जो है किताब के बारे में अगर बात करें तो इसके लिए आप लोग रोमिला थापर का प्राचीन इतिहास खरीद सकते हैं। रोमिला थापर मतलब जो राइटर हैं इसके। दूसरा है झा एंड श्रीमाले का प्राचीन भारतीय इतिहास भी खरीद सकते हैं। बीडी महाजन का प्राचीन भारत का इतिहास खरीद सकते हैं। और आरसी मजुमदार का भी जो है प्राचीन भारत का इतिहास आप लोग खरीद सकते हैं। दोस्तों ये सारी किताबें जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं, इसलिए आप लोग इसको खरीद के पढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताबें मानी जाती है, आगे भी आप लोगों को काम आएगा। ये जो भी किताब खरीदेंगे ये आप लोगों को फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर में आप लोगों को काम आने वाला है। अब आइए हम लोग जो है मतलब कोर 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें अगर पेपर की, तो कोर 2 का जो पेपर का नाम है वो है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न यूरोप 1789 टू 1871, है ना। अर्थात आधुनिक यूरोप का इतिहास आप लोगों को पढ़ना है और उसका जो पीरियड है वो इतना से इतना के बीच के आधुनिक यूरोपीय इतिहास को आप लोगों को पढ़ना है। तो ये पेपर का नाम है, इसे आप लोग ध्यान में रखें। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक है फ्रेंच रेवोल्यूशन, अर्थात कि फ्रांसीसी क्रांति के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। तो इसके अंदर पढ़ना है आप लोगों को कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, अर्थात फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा। रोल ऑफ लिटरेचर इंटेलेक्चुअल्स, है ना, अर्थात कि बुद्धिजीवियों का क्या इसमें योगदान रहा। वर्क्स ऑफ द नेशनल असेंबली के कार्य पढ़ने आप लोगों को। रीजन ऑफ टेरर, अर्थात आतंक का शासन पढ़ना है आप लोगों को। और पार्टिसिपेशन ऑफ सोशल क्लासेस, अर्थात कि समाज का जो भी वर्ग था उसका क्या पार्टिसिपेशन इसमें था। समाज बेसिकली फ्रांसीसी समाज उस समय 3 वर्गों में बटा हुआ था, तो उन तीनों वर्गों का इसमें क्या क्या योगदान था इसके बारे में आप लोगों को जानना है। और नेक्स्ट में है लिगेसी ऑफ द रेवोल्यूशंस, है ना, ये आप लोगों को जानना है। तो ये पहला टॉपिक हो गया। अब आते हैं दूसरा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। राइज ऑफ नेपोलियंस, अर्थात नेपोलियन का उदय कैसे हुआ। नेपोलियन दूसरा है कंट्रीब्यूशंस, अर्थात कि नेपोलियन का क्या योगदान रहा। और थर्ड है डाउनफॉल, अर्थात कि नेपोलियन का पतन कैसे हुआ, ये आप लोगों को पढ़ना है दूसरा टॉपिक में नेपोलियन बोनापार्ट के टॉपिक में। थर्ड टॉपिक है
कांग्रेस ऑफ वियना 1815, अर्थात वियना कांग्रेस, है ना, 1815 की जो वियना कांग्रेस हुई थी उसके बारे में आप लोगों को जानना है। फोर्थ टॉपिक है कंसर्ट ऑफ यूरोप, अर्थात यूरोप का कंसर्ट के बारे में आप लोगों को इसमें जानना है। फिफ्थ है मैटरनिक सिस्टम, अर्थात मैटरनिक प्रणाली के आप लोगों के बारे में आप लोगों को जानना है। सिक्स टॉपिक है रेवोल्यूशन ऑफ 1830 एंड 1848, अर्थात 1830 और 1848 की क्रांति के बारे में आप लोगों को जानना है। सातवां टॉपिक है डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेपोलियन थर्ड, अर्थात नेपोलियन तृतीय की घरेलू और विदेश नीति के बारे में आप लोगों को इसमें जानना है। आठवां टॉपिक है क्रीमियन वार, अर्थात कि क्रीमियन युद्ध के बारे में आप लोगों को जानना है। और लास्ट टॉपिक है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, अर्थात इटली और जर्मनी का कैसे एकीकरण हुआ इसके बारे में आप लोगों को जानना है। इस तरीके से ये कुल 2 कोर पेपर है जिसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। इसको आप लोग एक बार में अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इसे बार बार देखें, है ना। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होता है इंटरनल और एक्सटर्नल वो किस तरीके से होता है, और एक्सटर्नल जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछने का क्या पैटर्न है। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ जान लें कि आप लोगों का कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ना। तो वो 100 मार्क्स, एक पेपर का 100 मार्क्स, अब वो जो है 2 भाग में बांटा हुआ है, इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम जो होता है वो आपका 80 मार्क्स का होता है। तो जो 80 मार्क्स है उसकी चर्चा हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। तो 80 मार्क्स का जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम है उसमें पास मार्क्स आपको लाना है कितना, 32, ये पास मार्क्स है। और इसके लिए टाइम आप लोगों को मिलेगा 3 घंटा, है ना। 3 घंटा में आप लोगों को कुल 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि वो कैसा कैसा, वो किस तरीके से उसका ये पूरा होता है, फॉर्मेट कैसा होता है। अब आइए देखिए थोड़ा सा इसमें जो आप लोगों को पेपर मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, उसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर इंस्ट्रक्शन इस तरीके से कुछ लिखा हुआ रहेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ऑन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल, है ना। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग अपने ही शब्दों में यथासंभव इसका उत्तर दें। अब आइए देखते हैं इसमें ये वाला लाइन देखिए आप लोग, आंसर्स एनी 5 क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग इन विच नंबर 1 इज कंपलसरी। कहने का मतलब ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हैं उसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चंस करना है, लेकिन इन विच नंबर 1 इज कंपलसरी। कहने का मतलब ये है कि जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोगों का कंपलसरी होता है, वो आपको करना ही करना है, उसको छोड़ने का चॉइस नहीं होता है कि हम उसको छोड़ के बाकी 5 कर लें। नहीं, पहला पेपर आप लोगों को करना होता है। उसके बाद 5 में से कितना बचा, 4, है ना। ये जो 5 है इसमें से कितना बचा, 4। तो ये बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन पहला क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना होता है। दोस्तों आगे यहाँ हम लोग देखते हैं कैसा होता है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ होता है। पार्ट मतलब खंड ए और खंड बी में बटा हुआ होता है ना। तो ए में होता है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुल 10 क्वेश्चंस आप लोगों को रहेंगे, है ना, एक नंबर का। अब 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, उसमें से जो सही रहेगा उसको आप लोगों को लिखना है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का जो खंड जो ए है, पार्ट ए है, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं 10 क्वेश्चंस, है ना। ये आप लोगों को करना ही करना है। और इसी का जो होता है खंड बी, वो होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें से 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आप लोगों को 2 करना है। ये भी 10 नंबर का होता है, 5-5 नंबर का, इसलिए 5 गुने 2 बराबर 10 नंबर का। इसमें 4 रहेंगे, ध्यान रहे 4 दिए हुए रहेंगे जिसमें से 2 आप लोगों को करना है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ए और बी दोनों में रहता है, और ये दोनों आप लोगों को करना ही करना है। अब ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब कितने क्वेश्चन बचे 5 में से, अब 4 क्वेश्चन बचे। अब 4 में से आप लोग देखिए नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, है ना। ये
सारे क्वेश्चन रिस्ट क्वेश्चन बचते हैं, इसमें से कोई भी 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन आ रहा हो दूसरा करें, चौथा आ रहा हो चौथा करें, और छठा आ रहा हो छठा करें, और आठवां आ रहा हो आठवां करें। तो इस तरीके से देखिए 1 2 3 और ये 4 क्वेश्चन आप लोगों का हो गया, और एक पहला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। इस तरीके से आप लोगों का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो जिसको जो सबसे बेहतर आ रहा हो, किसी को मान लीजिए 2 3 4 5 ही अगर सबसे बेहतर आ रहा है तो वो वही क्वेश्चंस को करें। किसी को 6 7 8 और 9 क्वेश्चन नंबर जो है सबसे अच्छे से आ रहा है तो वही करें। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ से 4 क्वेश्चन आप लोगों को करना ही करना है। तो ये आप लोगों का एक्सटर्नल एग्जाम में जो क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशंस होता है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, वो उसका पैटर्न आप लोगों का ये है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।